का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों पर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, जहां पर आज थोड़ा सा प्रेशर एक्सटेंड हुआ है और जो प्रेशर एक्सटेंड हुआ है शायद आईटी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार ये आईटी इंडिसेस को देखिए, जहां से दबाव गहराया है अभी कुछ देर पहले, 1.5% नीचे आ चुका है। ऑटो करीब करीब 3-4% नीचे और रियल्टी भी रफली 1-1.25% नीचे कामकाज कर रहा है। मेटल 1.5% ऊपर है, लेकिन इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। ब्रॉडर मार्केट्स भी फ्लैट साइड पर है, बट एडवांस डिक्लाइन में वही 800 शेयर तेजी में और 1700 शेयर मंदी में, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 2 शेयर आज फिर मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ वरुण सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर ही रहे हैं रोज बरोज, और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। वरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर एक मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार आज दिख तो ऑन अ फेस ऑफ इट रहा है कि बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आईटी में गिरावट गहराई है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? नमस्कार सुमित जी, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को और आपकी टीम को। सुमित जी, देखेंगे तो हमारी 2-3 दिन से लगातार बात हो रही है कि निफ्टी में लगातार अपना इंटरडे जो टाइम फ्रेम है आवरली पर एक लोअर लो लगते जा रहे हैं। आज हालांकि सेंसेक्स की एक्सपायरी और आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर है, और हमारी आईटी इंडेक्स पर कई बार बात हो चुकी है पिछले 2-3 दिन में। तो वहां पर भी जो H1B वीजा का जो इश्यू आया था, तब से गिरावट चल रही है और हमें लग रहा था कि वहां पर गिरावट कंटिन्यू रहेगी। वहां पर कोई बॉटम अभी हाल फिलहाल नियर टर्म में नहीं दिख रहा है, तो वैसा ही रुझान अभी हो रहा है। आप देखेंगे तो सुमित जी, 25,450 के अराउंड से जो सेलिंग प्रेशर आया है, तो आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले जो करेक्शन है वो एक आवरली चार्ट पर एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। तो जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो करीबन आवरली का 200 SMA है, 24,950 के आसपास। तो वहां पर एक टारगेट बन रहा है, तो वहां इंडेक्स जा रहा है। तो लोअर एंड ऑफ द चैनल जो हम ट्रेड कर रहे हैं और अभी 30-40 पॉइंट ही बचे हैं, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है, जैसे 24,350 से हमने जो एक बाउंस देखा था 1100 पॉइंट्स पर, तो आप टेक्निकल थ्योरीज अगर फॉलो करते तो वहां से 33% से लेकर 60% का एक करेक्शन आ सकता है। 33% का करेक्शन एक आपका हेल्दी ट्रेंड दिखाता है, 60% का करेक्शन आपका वो ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो वही एक पैटर्न हो रही है, और आप देखेंगे जैसे करीबन 1100 पॉइंट का जो करेक्शन था, तो उसका 50% करेक्शन भी हम मान ले तो 500 पॉइंट्स का करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता दिख रहा है आवरली के 200 SMA पर। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, क्योंकि 24,950 के आसपास से ही हमने एक बेस बनाकर 25,450 का एक हाई बनाया था। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं आपके जो पसंदीदा शेयर जो आपने रैली में मिस कर दिए थे, या इंडाइसिस पर भी आप फ्रेश व्यू लेकर यहाँ से छोटी सी एक 24,900 850 का एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से पोजीशन हम लॉन्ग साइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर बाउंस आता है तो 25,150 तक का यहाँ पर बाउंस मुझे दिख रहा है। एक बारी जरा आईटी स्टॉक्स में टीसीएस को देखना, ऑलमोस्ट अपने नए साल के लोज हिट करने वाला है ये स्टॉक। अभी क्या ये वीकनेस और प्रिवेल करेगी? क्योंकि बीच में पुल बैक था, 3200 तक गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वो खबर आ गई, उसके बाद से टूट रहा है। अब ये क्या नया लो ब्रीच करा तो फर्दर और डाउनसाइड की उम्मीद लग रही है इसमें? जी बिल्कुल सुमित जी, टीसीएस का चार्ट आप देखेंगे तो एक बाउंस जरूर देने की कोशिश की, बट जो रिजेक्शन आया है वो डेली के 52 EMA से आया है, और वो रिजेक्शन काफी शार्प है। तो यहाँ पर जो 3 बार टीसीएस ने करीबन 2900, आप देखेंगे 2990 2980 के आसपास के जो बॉटम बनाए थे वो ब्रीच कर सकता है, और यहाँ पर हमें बिल्कुल लोअर लेवल दिख सकता है। तो यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में फ्रेश, जब तक जो अभी जो भी माहौल चल रहा है वो क्लियर ना होता है, तब तक नई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। तो नई खरीदारी की सलाह आपको नहीं दी जा रही है टीसीएस के अंदर। एटलीस्ट आप नई खरीदारी मत करिए, ये एक राय आपको साफ दी गई है। कुछ और इंडेक्स वाइज या स्टॉक वाइज अगर नज़र डाली जाए तो आज कल वरुण सर हमारी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बात हो रही थी, जिसमें आपकी एक बढ़िया कॉल भी थी, केनरा बैंक जो कि टारगेट अचीव कर गई थी। सो बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक दोनों पर हमने बात की थी। तो अभी के केस में पीएसयू बैंकिंग बास्केट आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि आईटी से सपोर्ट है नहीं मार्केट्स को, ऑटो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, मेटल थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रेंथ नहीं रखता कि वो इंडेक्स को खींच लाए ऊपर। तो क्या निफ्टी बैंक आएगा पार्टिसिपेट करने, या रिलायंस? जी सुमित जी, यहाँ पर भी आप देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स आउट परफॉर्म करने का, रेजिलिएंट करने का कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम, पीएसयू बैंक्स का सपोर्ट मिल रहा है, बट अपना जो प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है, जहाँ पर वेटेज बैंक निफ्टी में हाईएस्ट है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और कल हमने देखा था ड्यूरिंग द सेशन आईसीआईसीआई बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था करीबन 1390 के नीचे, तो वहां पर और एक डाउन साइड मुझे लग रही है। और एचडीएफसी बैंक आफ्टर द जो कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद वहां पर भी कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वहां
वहां पर एकदम से कोई लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ गई, तो जैसे ही 970 975 के आसपास आता है, वहां से एचडीएफसी बैंक में भी एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल पीएसयू बैंक्स में आप देखेंगे कल के सेकंड हाफ के सत्र में भी सेशन में पूरा एक अच्छा सा अप मूव मिला था हमें, बट फिर वो फिजल्ड आउट हो गया क्लोजिंग होते होते। तो पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ बनी है। बिल्कुल अगर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक अगर नीचे आते हैं तो बिल्कुल आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट इंडेक्स को चलाने के लिए हमें प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन इंडेक्स चलाने के लिए एटलीस्ट चाहिए होगा। कुणाल परार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वीपी टेक्निकल एंड एल्गो चॉइस ब्रोकिंग के। कुणाल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर एक व्यू आप भी मार्केट्स को लेकर दीजिए अपना, किस तरह से आप रीड कर रहे हो अभी बाजार को। वीकनेस तो है, थोड़ी सी और गहराई है, आप कैसे रीड कर रहे हो अभी बाजार में? गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड वरुण जी। मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है। वन वे डायरेक्शन में मार्केट फिलहाल लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और अगर आज के दिन में अगर 25,000 के नीचे का क्लोजिंग आता है तो फिर बैक टू होम वाला यहाँ पे सिनारियो क्रिएट होगा। उसके बेस पे फिर 24,800 24,400 तक के लेवल फिर मार्केट दिखा सकता है ना। जो भी इवेंट होनी थी वो सारी की सारी इवेंट हो चुकी है। सब 22 सितंबर एज जीएसटी मंथ मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऑलरेडी इम्पैक्ट हम मार्केट में देखने को मिल चुकी है ना। एक टैरिफ वॉर की जो बात चल रही है, वो टैरिफ की भी कहीं ना कहीं फिसलत होती हुई सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो जो ओवरऑल मोमेंटम है फिलहाल डाइसी है। अगर आज के दिन में 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो फिर पॉसिबिलिटीज है कि वापस आपको 24,800 24,400 तक के लेवल निफ्टी आपको दिखा सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू यहाँ पे बन रहा है एज पर द ऑन गोइंग ट्रेंड, वो यहाँ पे फिलहाल डाउन साइड का ही है। फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर 25,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो 25,000 के नीचे अगर क्लोज आती है तो ये गिरावट आएगी कहाँ से? क्या बैंक्स लाएंगे, क्या आईटी लाएगा, या क्या ऑटो में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू करेगी? ये गिरावट अगर बढ़ती है तो इसके दो ही सेक्टर ऐसे हैं जहां पे जिसके बेस पे हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स के बेस पे ही बैंक निफ्टी ने हमें गिरावट दिखाई है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आप कोई भी बैंक की बात कर लीजिए, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसके बेस पे बैंक निफ्टी में हमें एक गिरावट देखने को मिली, और कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। दूसरा जो सेक्टर है वो निफ्टी आईटी है, जिस हिसाब से ट्रंप साहब ने ये H1B वीजा को लेके जो बात की है, उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हमें इंडियन आईटी सेक्टर में देखने को मिली है, और उसकी एक नेगेटिव मोमेंटम हमें फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रही है। सो दो मेन सेक्टर हो गए जिसके बेस पे यहाँ से फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, वो निफ्टी और दूसरा होगा निफ्टी सॉरी एक तो होगा प्राइवेट बैंक और दूसरा होगा निफ्टी आईटी सेक्टर। प्राइवेट बैंक्स और निफ्टी आईटी, ये दो सेक्टर्स के ऊपर शायद थोड़ा सा और वीकनेस प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़े। चलिए अब जरा दो तीन स्टॉक्स की बात कर ली जाए, दो तीन इंडेक्स की बात कर ली जाए। पहले तो वरुण सर ये एक आपसे सवाल होगा, दीपेश जी ने परसों भी पूछा था कि निफ्टी में हीरो ज़ीरो कोई ट्रेड हो तो बताइए। इन्होंने 25,200 की पुट ली थी 12 रुपये पे, 33 पे निकल गए। अब ये पूछ रहे हैं कि आज कोई सेंसेक्स में हीरो ज़ीरो ट्रेड है क्या आपके पास? जी सुमित जी, आप देखेंगे तो अभी जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई कि मार्केट एक आवरली चार्ट पर आप देखेंगे तो लोअर एंड ऑफ द रेंज अभी चल रहा है, और वहां से जब गिरावट जो बन रही है वो सेंसेक्स की करीबन 81,300 के आसपास है। अगर सेकंड हाफ में 81,300 का लेवल आता है तो आप यहाँ पर एक कॉल इनिशिएट कर सकते हैं बाई की 81,300 के। उस दौरान जो भी आपका एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ से 150 पॉइंट की गिरावट बची है। और वहां से अगर मार्केट सपोर्ट लेके जो अपना अपर एंड ऑफ द रेंज जो है चैनल का अगर टेस्ट करने जाता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा यहाँ पर मुनाफा मिल सकता है। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो मिडिल ऑफ द चैनल चल रहा है, तो यहाँ पर कोई फ्रेश नई ट्रेड नहीं बन रही है। या हम अपर एंड ऑफ द रेंज जो आएगा अगर करीबन 81,800 के आसपास या 81,300, उसके दौरान ही हम ट्रेड ले पाएंगे। अभी तो 81,500 चल रहा है जो मिडिल ऑफ द रेंज है, तो यहाँ पर कोई नई ट्रेड नहीं बन रही है सुमित जी। गौरव तिवारी साहब पूछ रहे हैं कि लॉरस लैब नेक्स्ट मंथ के लिए रोल ओवर कर सकते हैं क्या? डेटा देखकर क्या लग रहा है? कुणाल सर ये आपके लिए सवाल रहेगा। इनका ये भी कहना है कि ट्रंप साहब के टेन्योर में पैसा कमाना मुश्किल है, आप भी देख रहे हो ऐसा कुछ?
पर लॉरेंस लैब की बात करें फिलहाल जिस हिसाब से लॉरेंस लैब ट्रेड हो रहा है 910 के अराउंड, एक काफी अच्छी मोमेंटम हम लॉरेंस लैब में देखने को मिली है। एंड काफी अच्छा सपोर्ट है 890 का। तो उनका ये क्वेश्चन है कि रोल ओवर करे कि नहीं करे, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा रोल ओवर करना चाहिए। 890 का काफी अच्छा सपोर्ट है, आने वाले दिनों में 960 980 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो मेरी ओर से यस डेफिनेटली कर सकते हैं। 890 का हम यहाँ पे एक एसएल भी मेंटेन करके चलें, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये आपको 800 तक का करेक्शन दिखा सकता है। तो 890 के हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे और रोल ओवर करके चलने की सलाह रहेगी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर चर्चा करना ज़रूरी है, उसमें एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर वरुण सर आपकी राय क्या है? क्योंकि रिलायंस भी बहुत समय से शांत है, पोटेंशियल पूरा है लेकिन हिल नहीं रहा है, यहाँ क्या करें? जी सुमित जी, रिलायंस पर आप देखेंगे तो करीबन 1314 1350 के आसपास अपना जो 200 एसएमए था वहां से एक बाउंस हमें बार बार लगातार मिल रहा है। 3 बार अभी आप देखेंगे तो ये करंट 2-3 महीने में हमें मिल चुका है, और करीबन 1430 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है और वहां से लगातार रिजेक्शन मिल रही है। और उसी के दौरान जो प्राइस एक्शन हो रहा है वहां पर मूविंग एवरेजेस काफी नेगेटिव होना शुरू हो चुके हैं। तो अगर 1340 का लेवल टूटता है तो मार्केट के लिए, रिलायंस के लिए, दोनों के लिए खराब है। हाल फिलहाल 1374 के ऊपर चल रहा है, तो एक रेंज में ही ये साइडवेज टू नेगेटिव या पूरा साइडवेज जोन बोल देखिए। तो 1340 के नीचे कोई फ्रेश ट्रेंड बनेगा या 1430 के ऊपर कोई फ्रेश ट्रेंड बनेगा, नहीं तो फिर ये जैसे निफ्टी एक रेंज में घूमता रहता है वैसे ही रिलायंस अभी वैसे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई क्लियर डायरेक्शन रिलायंस में दिख नहीं रहा है अभी। ओके, एक सवाल रवि कनौजिया साहब का आया है, इनके पास टाटा मोटर्स की 710 की कॉल है। कुणाल जी, 22 रुपये के दाम पे इन्होंने अक्टूबर मंथ की कॉल ले रखी है। अब पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या, क्योंकि फार बैठे हैं अभी, है इनके पास टाइम तो है, लेकिन क्या अल्फा जनरेट होगा इतना? वेल चांसेस थोड़े से कम है। टाटा मोटर्स 662 के अराउंड है, यहाँ से फर्दर गिरावट हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है और इसके बेस पे 640 630 तक के लेवल टाटा मोटर्स हमें दिखा सकता है। और कॉल बाय और पुट बाय में सबसे बड़ा जो यहाँ पे एनईवी रहता है वो थीटा डिके रहता है। नो डाउट उन्होंने अक्टूबर की खरीदारी करके रखे है, लेकिन टाटा मोटर्स फिलहाल 700 या 710 के ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल बहुत कम है, और वो वॉलेटिलिटी जनरेट होनी वो भी बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि जो कॉल आप उन्हें खरीदी है वो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चले जाए। अगर स्टॉक आता है 628 630 एंड वहां से अगर बाउंस बैक अगर स्टॉक देता है तो फिर वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इवन मैं यहाँ पे पुट खरीदारी करके भी चलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 4 दिन में अच्छा खासा करेक्शन हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिला है। सो जो वॉलेटिलिटी हमें चाहिए पुट के प्राइस को इंक्रीज करने में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ से फर्दर वेगा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो व्यू मेरा यहाँ पे 710 की कॉल में आपने जो पोजीशन बनाई है वहां से एक बार एग्जिट करके चलने का बन रहा है। एक कुणाल जी जरा पूरे ऑटो पे अपना व्यू देना, क्योंकि ऑटो में एक तरफा तेजी थी पिछले महीने, अब ये सीरीज के अंदर ये थोड़े हल्के होंगे या जितनी भी पोजीशन कॉल साइड पे थी वो सब वाइंड अप हो रही होंगी। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? वेल सुमित जी, आपको भी पता है जो हैंगओवर था जीएसटी रेट कट का वो ऑलरेडी आ चुका है, वो ऑलरेडी हमने फिल किया हुआ है पिछले 1-2 महीने में। एंड आप देखिए एमएनएम है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, सारे के सारे स्टॉक में वो मोमेंटम हमें देखने को मिल चुकी है ना। अगर हमें यहाँ से फर्दर मोमेंटम देखनी है, अगर हमें फर्दर यहाँ से एक अपसाइड को मोमेंटम देखनी है तो वी हैव टू वेट टिल नवंबर, क्योंकि सारे के सारे ऑटो कंपनियों के रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे और फिर वहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। नो डाउट ये जो सितंबर मंथ के जो नंबर है वो बहुत ही बढ़िया आएंगे, लेकिन उसके बेस पे मुझे फर्दर एक अपसाइड की मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है। मुझे जो मोमेंटम है वो नवंबर के मंथ में इन सारे के सारे ऑटो कंपनियों के जो रिजल्ट आएंगे उसमें देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे मेरी राय यही रहेगी कि अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है कैश साइड में तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हो। अगर फ्यूचर में भी लॉन्ग है तो एक बार आप होल्ड करके चल सकते हो, पर्टिकुलरली when we talk about the Maruti, when we talk about the M&M, when we talk about the Eicher Motors and all. So यहाँ पे आप रोल ओवर करके जा सकते हो, लेकिन अगर कॉल बाई या पुट बाई किया है तो मैं कहूंगा कि उसमें आप लंबी टाइम के लिए आप होल्ड करके मत चले, क्योंकि वेगा इतना नहीं बढ़ेगा जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है, पर्टिकुलरली ऑन द जीएसटी रेट कट वाला अनसर्टेनिटी। नहीं, ये कुणाल सर हैंगओवर से याद आया, यूनाइटेड स्पिरिट्स कैसा लग रहा है?
सर बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप देखिए जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1340 के अराउंड है। और बट ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट बेनिफिट इस पर्टिकुलर स्टॉक को जीएसटी का नहीं मिलेगा, बट हाँ टेक्निकली अगर देखने जाए तो स्टॉक काफी बढ़िया लग रहा है। और दिसंबर आने वाला है, 31 दिसंबर की पार्टी की लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। सो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। 1340 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लोअर लेवल पे 1280 का सपोर्ट है। पहले भी स्टॉक ने 1280 का सपोर्ट लेके वन वे डायरेक्शन में 1600 तक के लेवल दिखाए थे, तो मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा 1280 के एसएल के साथ। नाउ मैं यहाँ पे कोई भी कॉल या पुट खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बट हाँ ग्रेजुअल ये स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो प्रेजेंट लेवल पे आप यहाँ पे पोजीशन बना के चल सकते हो। 1280 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1385 का पहला टारगेट है, और जिस दिन 1385 ब्रेक करेगा ये आपको वन वे डायरेक्शन में ऊपरी लेवल पे 1600 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी 15 से लेके 17% की भी रिटर्न हम इस पर्टिकुलर काउंटर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1280 के एसएल के साथ। एक चैनल चेक भी किया हुआ है क्या आपने? दिसंबर में अच्छी डिमांड आती है। खैर, वरुण सर एक सवाल कल्याण ज्वेलर्स पर, इसको आप कैसे देख रहे हो? कोई लॉन्ग साइड की पोजीशन है क्या, या कोई स्टॉप लॉस वगैरह? जी सुमित जी, आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है और यहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड तो बढ़ती है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो उल्टा चार्ट पैटर्न यहाँ पर काफी नेगेटिव है। जो एक सपोर्ट जोन बनाया था करीबन 500 से 490 का, वो भी आज स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल जो एक अपना जो आप बोलेंगे कि एक पैनिक लो लगा था करीबन 398 के आसपास, तो स्टॉक वहां पर जाने की भी क्षमता रख सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी नेगेटिव पैटर्न है यार, यहाँ पर नहीं कोई एंट्री या नया कोई फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। अगर किसी का बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है तो करीबन 400 के आसपास अगर आता है तो एवरेज कर सकते हैं, अगर डिलीवरी में आपका कैश में आपका पोजीशन है। नहीं तो यहाँ पर एफएनओ या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख नहीं रही है लॉन्ग साइड। तो कोई लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अगर आप तलाश रहे तो बात अलग है, लेकिन हाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन हाँ एक एक करके ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जो सेल ऑफ है वो थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कुणाल सर जरा आईटी स्पेस देखना, अभी टीसीएस साल का लो हिट करने वाला है। थोड़ी पहले मैं बात कर भी रहा था वरुण सर से। इसके अलावा पूरा का पूरा सेक्टर में एकाएक बिकवाली एक्सटेंड हुई है। इन्फोसिस पीछे चला फिर टूट गया, टीसीएस में साल के लोज लग रहे हैं। यहाँ कुछ देख रहे हो क्या, कोई पुल बैक या कोई शॉर्ट ट्रेड? वेल फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रेड या पुल बैक के लिए प्ले नहीं करूंगा। नो डाउट फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। H1B वीजा की बात करें तो यूएसए में सेकंड नंबर पे टीसीएस ही आता है, पहले नंबर पे अमेजोन है, दूसरे नंबर पे टीसीएस है। और इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट आज हमें फिलहाल टीसीएस पे देखने को मिल रही है। और ये इम्पैक्ट जो है ओवरऑल थ्रू आउट द आईटी सेक्टर्स हमें देखने को मिल सकती है। आप इन्फोसिस की बात करो, विप्रो की बात करो, एचएल टेक या टेकएम की बात करो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीटे वॉच करके चलने की सलाह है सारे के सारे स्टॉक में, जब तक फर्दर क्लियरिटी या फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलरली इन सारी की सारी कंपनियों से। हाँ एक चीज अच्छी है कि इन्फोसिस ने बाईबैक की ऑफर की है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक रिचुअल्स रहा है इंडियन आईटी फर्म्स का कि एक बार एक कंपनी लेके आती है, या तो टीसीएस या तो इन्फोसिस, उसके बाद पीछे पीछे दूसरी सारी कंपनी भी बाईबैक लेके आ जाती है। सो अगर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दूसरा कोई भी इंपैक्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। सो ना ही प्रेजेंट लेवल पे मैं शॉर्ट करके चलने की सलाह दूंगा और ना ही मैं यहाँ पे लॉन्ग करके चलने की सलाह दूंगा। एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है कैश में है तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं, अगर फ्यूचर में है शॉर्ट में तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन बना के चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी इन सारे के सारे स्टॉक्स में। कुणाल सर दो स्टॉक देखना, एक है बीएससी, इसका सपोर्ट कहां दिखेगा? ताश के पत्ते की तरह ये टूट रहा है एक, और दूसरा आइडिया बिना किसी ट्रिगर के चलता चला जा रहा है, यहां क्या करें? वेल सबसे पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। एक नेगेटिव इंपैक्ट ये स्टॉक में भी देखने को मिल रही है, जो वीकली एक्सपायरी को एलिमिनेट करके चलने की बात चल रही है उसके बेस पे। एंड कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट ये स्टॉक में भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक चला था वीकली एक्सपायरी के बेस पे, और आज जहां पे वीकली एक्सपायरी अगर खत्म हो जाएगी तो सेंसेक्स में फिर कहाँ क्या लिक्विडिटी आपको मिलेगी फ्यूचर में ट्रेड करने की। तो कहीं ना कहीं उसके बेस पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। प्रीवियस जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है 2090 का, स्टॉक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है स्टॉक आने वाले दिनों में 1970 1970
तक जा सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर आपको 1900 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो तो आप एक बार ले सकते हो ऊपरी लेवल पे 2090 सेफर साइड 2090 का हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एंड वोडाफोन आइडिया की बात करें तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। कोई खास मोमेंटम हमें इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली थी, उसके बेस पे 6.5 वाला स्टॉक ऊपरी लेवल पे 8.5 हुआ है। अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है तो मैं यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह दूंगा। नई पोजीशन में यहाँ पे बिल्कुल बनाने की सलाह नहीं दूंगा, और जितना हो सके उतना ये स्टॉक से दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक लालच क्रिएट करता है। जब भी ये स्टॉक 8.5-9 आता है सबके मन में लालच जग जाती है कि भाई अभी ये 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 30%, 40%, 50% रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन वहीं से स्टॉक वापस 6.5 के लेवल पे आ जाता है। तो इसको जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अगर लोअर लेवल पे एंट्री बनाई है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो एग्जिट करके चलने की सलाह है। ओके, तो वोडाफोन आइडिया भाव के लालच में मत आइए, सीधा सीधा जवाब है इसका। वरुण सर, लॉरस लैब पे एक और सवाल आया है। 920 की कॉल ले रखी है 9 रुपए के दाम पे, इसमें क्या करें? जी, इसमें जब देखेंगे लॉरस लैब एक ट्रेंड में चल रहा है, बट आप देखेंगे तो करीबन 1-2 दिन से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है और एक साइडवेज जोन में चल रहा है। तो अगर ऑप्शन में पोजीशन है तो यहाँ पर एक मोमेंटम की जरूरत है। बिल्कुल अपना जो आवरली चार्ट है आप देखेंगे इंटरडे टाइम फ्रेम्स पर, तो एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है करीबन 24 EMA और 52 EMA के आसपास। बट अगर स्टॉक ब्रेक करता है 905 900 के लेवल, तो आने वाले दिनों में 885 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो अगर आपकी पोजीशन है तो 905 का एक स्टॉप लॉस रखिए, मेंटेन करिए, क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शन में आपकी पोजीशन है तो अगर जैसे ही स्टॉक जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी होता जाएगा, आपका जो ऑप्शन का पोजीशन है वो आपका डीके होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो हाल फिलहाल यहाँ से एक अच्छा बाउंस देख सकता है। करीबन उनका जो 920 का कॉल है ओटीएम भी हो सकता, इन द मनी आईटीएम भी हो सकता है, बट 905 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 915 920 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है और वापस अपना जो लाइफ हाई है वो टेस्ट भी कर सकता है। तो 905 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना जरूरी है। ओके, एक डीएलएफ को लेकर राय वरुण सर और दो, कैसा दिख रहा है आपको? सुमित जी, आपको आपको जैसे याद होगा कल के सेशन में भी हमने डीएलएफ पर बात की थी और करीबन 750 के जो लेवल हमने मेंशन किया था वहां से एक ब्रेकडाउन दिया था। और जैसे ही कोई रिटेस्ट आता है या कुछ इंटरडे बाउंस मिले तो वहां पर शॉर्टिंग की ही हमारी सलाह थी, और 725 और 700 के जो मुझे टारगेट लग रहे थे, तो 725 तो हाल फिलहाल अभी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा सा स्ट्रेच है इंटरडे टाइम फ्रेम पर। जैसे ही कोई पुल बैक आता है 740 745 के आसपास, वहां पर बिल्कुल एक शॉर्ट बन सकती है। 765 का एसएल मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पर और डाउन साइड पॉसिबल है, करीबन 700 से लेके 685 भी यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं डीएलएफ में। ओके कुणाल सर, क्योंकि जाने का समय भी करीब आ ही रहा है, तो कोई ऐसा स्टॉक है क्या जिसपे आपकी आज नजर है, अदरवाइज लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पर? वेल सुमित जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करूंगा कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट देने से। लेकिन हाँ, हमने पहले कुछ स्टॉक दिए थे, उसका मैं एक बार अपडेट दे देता हूँ। पहले हमने सुमित जी डेरिवेटिव रेशियो कॉल स्प्रेड दिया था, उसमें 8.5-9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह दूंगा। उसके पहले हमने गेल रेशियो कॉल स्प्रेड भी दिया था, वहां पे भी हम आज हमें 3,800 तक का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3-3.5% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो वो भी बुक करके चलने की सलाह दूंगा। हमने हुडको में भी कॉल दिया था, वहां पे भी हमें टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिला है, तो वहां पे भी प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह दूंगा। एंड सामने 2 कॉल ऐसे हैं जहां पे हमें हमारा एसएल हिट हुआ है, विप्रो रेशियो पुट स्प्रेड और आईसीआईसीआई बैंक रेशियो पुट स्प्रेड, तो वहां पे मैं लॉस बुक करके चलने की सलाह दूंगा। ओके, और जाने से पहले यश साहब का एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। एसबीआई लाइफ इन्होंने ले रखा है अक्टूबर की कॉल 1840 की, 38 रुपए के दाम पर, इसको आप कैसे देख रहे हो कुणाल सर? पहले एसबीआई लाइफ की बात करें, फिलहाल एसबीआई लाइफ 1800 के अराउंड है और कई दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही ट्रेड हो रही है। मुझे कोई खास मोमेंटम लग नहीं रही है। मैं कहूंगा एक बार यहां से एग्जिट मारना सही रहेगा, इफ इट्स कॉल बाइंग और पुट बाइंग जो भी है। स्टॉक साइडवेज में कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रही है, मैं कहूंगा एग्जिट वुड बी द परफेक्ट स्ट्रेटेजी। तो एग्जिट कर जाइए, ज़्यादा बेटर है आपकी इस पोजीशन से। यश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? पहले जितने भी स्टॉक का आज हमने रिकमेंडेशन दिया है, जो भी स्टॉक में आज हमने सजेशन दिया, वो स्टॉक में हमारा पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकता हो। और ये शो पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू कुणाल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। वरुण सर, अब आपकी तरफ से जाने से पहले कोई कॉल जिसको आप आइडेंटिफाई करके बैठे हो? जी, यहाँ पर सुमित जी एफएनओ में तो मुझे कोई अभी स्टॉक में इमीडिएट पोजीशन तो नहीं लग रही, बट अब कैश में अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो क्रेडिट एसीसी ग्रामीण करके एक शेयर है, करीबन 1406 के आसपास चल रहा है। वहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो क्रेडिट एसीसी में हम बाय करके चलेंगे। थोड़ा सा आज थोड़ा ऊपरी लेवल पर है, बट 1380 1395 के आसपास भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1350 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 1450 से लेके 1500 के टारगेट यहाँ पर क्रेडिट एसीसी में बन सकते हैं। तो आपके लिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये एक नाम हो सकता है। अच्छा वरुण सर, जाने से पहले आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी, सुमित जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स की बात की वो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। आप जानते हैं सिक्योरिटीज मार्केट आज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड ले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से एक बार सलाह मशवरा करके लॉस जानने के बाद, पूरा ट्रेड जानने के बाद ही ट्रेड करिए। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो आप वो ध्यान में रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आपका भी, कुणाल सर आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे राय रणनीति शेयर करने के लिए। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और खबरों पे आगे हम बातचीत करते रहेंगे। कुछ ही देर के लिए रुक रहे हैं, फिर वापस लौटते हैं और 1 बजे के शो में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। नमस्कार।